सरोज पूछती हैं, आपने बताया ये जगत पुरुष और प्रकृति के संयोग से बना है। पुरुष अर्थात चेतन, उसमें केवल चेतनता है, बुद्धि नहीं। और प्रकृति जड़, और जड़ में भी बुद्धि नहीं। तो ये इतनी समझदारी से हमारे शरीर और जीव जंतुओं के शरीर बिना बुद्धि के कैसे बन गए? जैसे बिना बुद्धि के ये प्रश्न आ गया। प्रश्न अज्ञान से आया ना। अज्ञान होता है तो प्रश्न उठता है, नहीं तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो कभी कभी जो मैं बोलती हूँ उसको ठीक से जब आप समझ नहीं पाते हैं तो फिर चूक हो जाती है। ये सत्य है, मैंने कहा चेतन पुरुष और जड़ प्रकृति के संयोग से यह हुआ है। और मैंने यह भी कहा कि ये सांख्य दर्शन का विचार है। और भारत में 6 प्रमुख दर्शन शास्त्र हैं, 6। So we can say there are 6 types of theories about how this world has happened. एक नहीं, तो सांख्य दर्शन कहता है पुरुष और प्रकृति के संयोग से ये जगत हुआ। अब प्रकृति जड़ है, मैंने यह भी कहा, पर वो चैतन्यता की ऑपोजिशन में कहा वो जड़ है। पर हमने ये नहीं कहा कि प्रकृति में बुद्धि नहीं होती। लेट्स से आपको अकल होती है या आपके मोबाइल फोन में अकल होती है? बोलिए। आपकी है, फोन में नहीं है। फोन में भी है इनबिल्ट एप्लीकेशंस हैं, पर उस एप्लीकेशन को किसने बनाया? किसी इंजीनियर ने। तो आपके पास एक एंड्रॉयड या iOS फोन है जिसमें बड़े अक्लमंद प्रोग्राम्स हैं, पर अगर आपकी खोपड़ी में अकल नहीं है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट? एक्सेस नहीं कर सकेंगे। प्रकृति में बुद्धि की कोई कमी नहीं, पर प्रकृति की बुद्धि ऐसे है जैसे फोन में मौजूद सब इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स हैं, पर उसे इस्तेमाल तो कोई समझदार मनुष्य ही कर सकेगा ना। तो समझदार मनुष्य और एक अच्छा फोन मिलके बहुत कुछ कर सकते। ईमेल एक्सेस कर लो या बहुत सारे सर्वर इंजन्स की इस्तेमाल करके बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लो। तो कॉम्बिनेशन हो गया। जिसे हम प्रकृति कहते हैं, प्रकृति जड़ है स्वभाव से। जैसे तुम्हारा मोबाइल फोन जड़ है स्वभाव से, पर जब आप उसको अपने हाथ में उठा लेते हो तब वो भी काम करने लग जाता है, राइट? तो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। ऐसे ही पुरुष चैतन्य है, प्रकृति जड़ है। ये मैंने कभी नहीं कहा कि प्रकृति बुद्धिहीन है, ऐसा नहीं मैंने। दोनों के संयोग से ये सब हुआ है। पर ये मत सांख्य दर्शन का है, वेदांत का कुछ और है, पूर्व मीमांसा का कुछ और है।
भागवत का कुछ और है। 6 थ्योरी हैं मोटे तौर पर। ये इतना विलक्षण जो डाइवर्स थॉट्स जो आते हैं, ये हमारे ऋषियों की सोच, उनके चिंतन, उनकी ऑब्जर्वेशन का परिणाम है। गलत सही के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, पर ऐसी डिबेट वही कर सकता है जो इन 6 के 6 दर्शन शास्त्रों का पहले अच्छे से ज्ञान प्राप्त करे, राइट? उसके लिए बड़ी बुद्धि चाहिए to understand all the 6 philosophies and their theories about why this world happened. बीना अहमदाबाद से। जब अभ्यास में बैठती हूँ तो 4 की गिनती में ही श्वास जाता है, 4 में ही एक एक्सलेशन भी होती है, और बहुत समय से श्वास बहुत छोटी ही चल रही है। मैं इसे और गहरा करने के लिए क्या करूं? सबसे जरूरी बात, आसनों का अभ्यास ठीक करिए। आसनों के अभ्यास को अच्छा करने से आप, चूंकि डॉक्टर हैं इसलिए बात को थोड़ी और जल्दी समझ जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में ना भी जाऊं तो थोड़ा इशारे से बात करेंगे कि the breathing muscle is diaphragm. If that diaphragm isn't working properly, not opening up properly, the inhalation will not be deeper. और हमारी डायफ्राम मसल को ठीक करने के लिए आवश्यकता है कि जितनी भी एब्डोमिनस रेक्टस, सेरेटोरियस, पीछे हमारी जितनी मसल्स हैं, बैक की जो मसल्स हैं, स्पाइनल जितनी हमारा मस्क्यो जो स्केलेटन का, इस सबको स्ट्रेच और फ्लेक्स करने की जरूरत है। इसी तरह लेट्स से वृक्षासन, you're stretching upward. जैसे भुजंगासन, तो आपका एब्डोमिनस जो एरिया है ये पूरा आपका स्ट्रेच होता है। सर्पासन, भुजंगासन, ऊर्ध्व धनुरासन, ब्रिज पोज, उष्टरासन, कैमल पोज। अब कैमल पोज में अगर आप, जिसे हम कहेंगे ऊंट का पोज, अब उसमें जाने के लिए यू नीड टू ओपन अप टोटली, और आपकी बैकवर्ड बेंडिंग हो रही। इट्स चेस्ट ओपनर, हार्ट ओपनर आसन। और जब आप अपने घुटनों के बल पे खड़े हैं, कमर से आप पीछे झुक रहे हैं, तो इसमें 2 चीजें हो रही। एक तो आपकी स्पाइनल बेंडिंग हो रही, दूसरा आपका एब्डोमिनस एरिया पूरा स्ट्रेच हो रहा है। हमारी जो ब्रीदिंग है उसमें डायफ्राम मसल का ठीक काम करना बहुत आवश्यक है। Organ of breathing is not lungs, right? Diaphragm. Let's say, अगर आपके मन में भय अधिक रहा है, भावनाओं में आप दबे हुए रहे हैं, तो ये आपके शरीर में फिजिकली एक बहुत स्ट्रेन को उत्पन्न कर देता है, और उस स्ट्रेन की वजह से आपकी श्वास छोटी हो जाएगी। जैसे बहुत डर लगेगा किसी को, तो डर में सबसे पहली चीज क्या होगी? सांस रुक जाएगी। हमारी स्पाइन, ब्रेन
और मसल्स में डायफ्राम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से सांस चलती है। मन में अगर तनाव है, दुख है, घुटा हुआ इंसान है, सफोकेटेड है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, उसकी सांस गहरी नहीं हो सकेगी। अब उसकी फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है, शरीर तो सबको एक सा मिलता है, लेकिन मन में छाए हुए तनाव की वजह से उसके शरीर की फंक्शनिंग सही नहीं होगी, तो उसका श्वास छोटा हो जाएगा। एंड नाउ लेट्स से भय या भावनात्मक दबाव के कारण श्वास छोटा होगा तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमारा मस्तिष्क लेता है। और जब शरीर में ऑक्सीजन कम जाएगी तुम्हारे दिमाग को सप्लाई कम जाएगी, और जब दिमाग को सप्लाई कम जाएगी तो दिमाग की फंक्शनिंग ठीक से नहीं होगी। तो उसके भय दूर होंगे कि भय और गहरे हो जाएंगे। मस्तिष्क का जो अग्रिम भाग है, द प्रीफ्रंटल एंड द लेटरल फ्रंटल रीजन, यहां से हम सोच विचार करते हैं। एमिजिला और दूसरे कुछ और स्पॉट्स हैं ब्रेन में जहां हमारी इमोशंस की सीट है। अब ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे डर में हो ना, हाथ को हाथ सुझा ही नहीं देगा। आप अपने घर के ठीक सामने हैं, दरवाजा खोलने लगे और सांप आ गया, तो पैर जड़ हो गए, भाग ही नहीं पा रहे। भागना चाह रहे पर भाग नहीं पा रहे। या जल्दबाजी में आप ताला खोलना चाह रहे हैं, ताला ही नहीं खुल रहा है, चाबी ही नहीं मिल रही। अब हाथ भी हैं, नजर भी है, अकल भी है, पर फिर भी कुछ नहीं चल रहा। सो ओवर एक्साइटमेंट में, ओवर स्ट्रेस में, इमोशनली डिस्टर्ब्ड अगर आप हैं तो श्वास छोटी हो ही जाएगी। अब दोनों का एक लूप बन जाता है। श्वास ठीक नहीं होगी, मस्तिष्क ठीक नहीं चलेगा, मस्तिष्क ठीक नहीं चलेगा, श्वास ठीक नहीं चलेगी। तो दोनों को एक साथ ठीक करने की आवश्यकता है। तो आसन सिर्फ शरीर की स्ट्रेचिंग ही नहीं करते हैं, बल्कि डीप डाउन इन द बेली ऑफ द मसल्स इज द सीट वेयर योर ऑल इमोशंस आर। लेट्स से अगर आप बहुत तनाव में रहते हैं तो ये कंधे के ऊपर पीछे आपके गांठें बन जाएंगी, और कोई समझदार मालिश करने वाला हो तो आपके अपर शोल्डर्स के एरिया को अंगूठे से जब प्रेस करेगा तो उसको वो गांठें महसूस होंगी, और वो पूछेगा क्या आप तनाव में हैं। और जितना ज्यादा तनाव होगा ये उतनी गांठें मजबूत होती, कड़ी हो जाती, वेरी स्टिफ रीजन। अब चिंता है मन में, गांठें बन रही कंधे में। वेरी इंटरेस्टिंग ना। चिंता है मन में और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती। चिंता है मन में और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। चिंता आ रही है मन में, ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहे हैं, मैंने तेज तेज दिल धड़क रहा है। डर आया मन में, पसीने शरीर में छूट रहे हैं। तो इस शरीर का और मन का एक बड़ा गहरा रिश्ता है। एलोपैथी कहती शरीर को ट्रीट करो, मन भूल जाओ, मन के लिए साइकेट्री है।
But I believe they need to rethink everything. जो बंदा स्ट्रेस में है, अगर उसका स्ट्रेस आप दूर नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी उसे एंटी एसिड मेडिसिन दे लीजिए, उसकी तकलीफ जाएगी नहीं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल की गोली खाते रहिए, बीपी ठीक नहीं होता है। नींद की गोली खाते रहिए, थोड़ी देर को नींद आती फिर खुल जाती है। तो इंसोम्निया अगर है तो वो बना रहता है। और अब इंसोम्निया अगर बना रहा तो उस बंदे का पाचन ठीक नहीं होगा, शुगर लेवल्स ठीक नहीं होंगे, हार्मोन्स के लेवल ठीक नहीं होंगे, सब गड़बड़ है। अब डॉक्टर कहेगा नींद नहीं आती, ये गोली ले लो, बीपी ज्यादा, ये गोली ले लो, शुगर है, ये गोली खा लो, भूख नहीं लगती, ये गोली खा लो। But the yogic medical science says, treat the mind first, the body will get treated on its own. तो आप कह रहे श्वास छोटी है, मैं कह रही हूं मन में तनाव बहुत है। अब जब तक उसे आप ठीक नहीं करेंगे, श्वास कैसे ठीक हो जाएगी? साधना ठीक से चल रही थी, 6-8 महीने के बाद से मेरे भ्रू मध्य में एक सेंसेशन सी शुरू हो गई, फिर ये खिंचाव में बदली, फिर दर्द में। कभी ऐसा लगता है जैसे वहाँ कुछ घूम रहा है, अगर कंसंट्रेट करें तो बढ़ जाता है। एक खिंचाव भ्रू मध्य से मस्तक और सिर में जाता है। योग निद्रा करते समय चोटी के स्थान पर भी दबाव आता है, सर जकड़ा जाता है। इस खिंचाव की वजह से कंसंट्रेट करने में भी दिक्कत होती है। मेरी समस्या का समाधान करें। अब ये साधना लिख रही हैं कि योग निद्रा करते समय में ये सब इश्यूज इनको शरीर में होते हैं। अब उनका साधना से कुछ रिलेशन नहीं है, साधना का इस साधना से कोई रिलेशन नहीं। ये प्रश्न जो है ये बिल्कुल शरीर का प्रश्न है। वायु और पित्त की अधिकता है, एग्रेवेशन ऑफ पित्ता एंड वायु। पंचकर्म की जरूरत है आपको। और पंचकर्म के साथ साथ अच्छे से आसन और प्राणायाम की आवश्यकता है। साइनस में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, पित्त की वजह से सर में पीड़ा, सर में खिंचाव और वेरी कटिंग पेन, ये पित्त की वजह से होती है। अभी कुछ हफ्ते पहले यहाँ एक मेरी शिष्या ने कहा बहुत ज़बरदस्त सर में दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। मैंने कहा तुम्हारा पेट गड़बड़ है। कहती नहीं मेरा पेट तो ठीक है, पर दर्द सर में हो रही है और पेट गड़बड़ है। एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। एक एसिड रिफ्लक्स है जिसे हम गर्ड बोलते हैं, वो यहाँ फील होगा छाती में। लेकिन जो पित्त है वह हमारे पूरे शरीर में मौजूद है। पित्त की अधिकता जब लोकलाइज हो जाती, अगर सिर में हो गई तो वो सिर में इतनी भयंकर पीड़ा होगी कि आप चाहे जितना मर्जी कोई भी सर दर्द को दूर करने वाली गोली खा लीजिए, वो जाएगा नहीं, वो दर्द अपनी जगह बनी रहेगी। तो उसका आयुर्वेदिक उपाय मैंने उसको कहा 2 चम्मच अभिपत्ति कर लो, खट्टा तला मिर्च अचार टोटल बंद करो। उन्होंने किया और दर्द ठीक हो गई। वायु की विकृति की वजह से सर में पीड़ा हो सकती है, लोकलाइज्ड, पित्त की वजह से हो सकती है। और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में दर्द जाए तो वो बात तो होती है। तो थोड़ा शरीर को औषधि की जरूरत है। देखिए हमारा खान पान हमारे स्वास्थ्य को बनाता या बिगाड़ता है। बहुत ठंडी चीज खाने से भी पित्त बिगड़ता है।
बर्फ वाली चीज पीने से, शरबत हो, आइसक्रीम हो, शरीर बिगड़ता है। मिर्च मसाला खाएंगे बिगड़ेगा। जिसमें सिरके का प्रयोग है, विनेगर, वो खाएंगे तो जितना चाइनीज खाना है विनेगर के बगैर बनता नहीं। सोया सॉस, अगेन टू मच सॉल्ट। तो अधिक नमक, खट्टा, सिरका, ऐसा भोजन खाएंगे तो शरीर में पित्त की अधिकता होगी, जिसकी वजह से शरीर में बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं, कष्ट आ जाते हैं। बहुत लोग नहीं इस बात को समझते। 20-30 साल तक खाते रहो, फिर एक दिन जॉइंट्स पेन्स शुरू हो गए, डॉक्टर कहेगा आर्थराइटिस, और थोड़ा और बिगड़ गया तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, देन पेन किलर्स एंड स्टेरॉइड्स। जितना खाएंगे उतनी हड्डियां खोखली हो जाती। अब वो बनी कैसे शरीर में? वो जो अचार, मिर्च, मसाले, तड़के खाए हैं ना, जो उसने बीमारी बनाई है। बीमारी एक ही दिन में नहीं बनती है। पुराने वैद्य, ऐसा शास्त्रों में लिखा भी है, वो कहते हैं कि जब रोगी को देखो तो उससे पूछो तुमने ये बीमारी कैसे बनाई, फिर प्रश्न पूछो कितने साल में बनाई। और कोई रोगी ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि हाँ जी मैंने बनाई और मुझे इतने साल लगे ये बीमारी बनाने में। पर आयुर्वेद ये कहता है जब हम आहार व्यवहार ठीक नहीं करते, आहार जो हम खा रहे हैं, व्यवहार जो हम करते हैं, द इंटरेक्शन विद पीपल, अगर ये ठीक नहीं तो शरीर अस्वस्थ होगा। ऋतुचर्या, दिनचर्या, ये आयुर्वेद के 2 कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझ गए और उसके अनुसार आपने अपना खान पान ठीक किया तो आपका शरीर रोगी नहीं होगा, फॉर श्योर। कौन सा तेल कब खाना चाहिए, ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो कईयों को ये क्या प्रश्न होगा? आपको यह जानने की आवश्यकता है, गर्मी में गर्म तेल नहीं लेना चाहिए, तिल। और सर्दी में शीतकारी जैसे नारियल है वो नहीं लेना चाहिए। और अगर आप रिफाइंड ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं तो बीमार होने की गारंटी ले लीजिए। ट्यूमर, कैंसर ग्रो उसमें होंगे ही होंगे, चाहे आप कितना अच्छा खा लीजिए। मजेदार बात सुनाती हूँ। अमेरिका में जानवरों के लिए सोयाबीन की खेती की गई। सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन इज प्योर प्रोटीन और उसके खाने से जानवरों का शरीर जल्दी बड़ा होता है। अब अमेरिका बहुत बड़ा देश है, सारे किसानों ने सोयाबीन की खेती कर दी और की भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन की, नॉट नेचुरल सोयाबीन। और पेस्टिसाइड और केमिकल्स डाले तो कोई कीड़ा ही ना। देखिए, जिस फसल को कीड़ा नहीं खाना चाहता वो फसल तुम खाते हो। लॉजिक देखिए ना। हमने पेस्टिसाइड डाला, क्या होगा? कहते अब कीड़ा नहीं लगेगा, और नहीं करें तो कीड़ा पौधे को। तो जब तक केमिकल नहीं पड़ा, कीड़े को भी अकल है कि मैं इसे खा सकता हूं, और केमिकल पड़ जाए तो कीड़े के पास अकल है कि इसको अब नहीं खाना चाहिए। हम खाते हैं, हम समझदार की कीड़े। तो सोयाबीन की हो गई बहुत सी फसल। अब क्या करें? डिस्ट्रॉय तो करना नहीं, कैपिटलिस्ट देश है। तो उन्होंने कहा इसका तेल निकालो। तो तेल निकालने के लिए फिर कुछ केमिकल्स का उपयोग होता है, हेक्सागन केमिकल्स इस्तेमाल होते जो जहर हैं अपने आप में।
तो उसको क्लीन किया, उसे डिओडोराइज्ड किया, वो क्लियर दिखना चाहिए इसके लिए फिर एक केमिकल ट्रीटमेंट दिया, और ढेर सारी केमिकल्स की ट्रीटमेंट के बाद बोतल में बंद किया। अब जिस चीज़ की मार्केटिंग ठीक नहीं, वो चीज़ नहीं बिकती। तो फिर उन्होंने मार्केटिंग हेड से पूछा हाउ टू सेल इट टू मेक मोर प्रॉफिट्स। किसी MBA के डिग्री होल्डर ने ये सुझाव दिया कि आप मेडिकल फ्रेटर्निटी को इसमें इन्वॉल्व करिए, माने डॉक्टर्स, और डॉक्टर से ये कहिए कि सोयाबीन का तेल खाने से आपका दिल ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। देन डॉक्टर्स ने कहना शुरू किया बटर नहीं खाइए, रिफाइंड तेल इस्तेमाल कीजिए, महंगा है। फिर एडवर्टीजमेंट्स बनी, महंगा है तेल, कैसे खरीदें? तो दिखा रहे हैं कि एक पत्नी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है और सामने वो तेल देखती है, और उसको उसके पति का थका हुआ चेहरा और लंबी लंबी सांसें लेता हुआ, और अगर मर गया तो उसकी जान बचाने के लिए ये तेल लेना। तो वो तेल उठाती है, घर लाती है, पकाती है, पति को देखती है, और वो कहती मैं, मेरे पति इस तेल की वजह से स्वस्थ हैं। खूब तेल बिका। फिर कोई 30 वर्ष पहले ये कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में आ गया। क्या? बटर नहीं खाना, घी नहीं खाना, इससे आर्टरी क्लॉग्स हो जाए थी। रिफाइंड तेल खाना। डॉक्टर्स ने बोलना शुरू किया, मार्केटिंग हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गई, और सब लोग सियाने हो गए और एक दूसरे को कहते अरे तुम अभी भी घी खाते हो, तेल खाया करो।